ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 4। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक सवाल रह गया था, वो कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एक सवाल आपका रह गया था, वो कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द अर्थ इज 0.5 मीटर। एस्टिमेट द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मून। तो कह रहे हैं अगर जो मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम सरफेस से कितनी हाइट से एक कोई भी एस्ट्रोनॉट जंप कर सकता है, वो कितना है? 0.5। तो कह रहे हैं मून पर जाएंगे, क्योंकि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g/6 हो जाता है, तो वहाँ पर वो डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप निकाल लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सॉल्व करके चेक करो, पेन चलाओ। तो मैक्सिमम हाइट से क्या मिल जाएगा हमें? अब वर्क और एनर्जी पढ़ लिया था, तो हमें पता है कि उस हाइट पर जो एनर्जी होगी बॉडी को कितनी होगी? mgh कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर h अगर मैं कर दूं, तो अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं इक्वल टू में, तो एक चीज क्लियर है कि h तो कांस्टेंट हो गया, तो कौन वेरिएबल है? हाइट के साथ कौन वेरी करता है? g। इन तीनों में से सिर्फ वेरिएबल कौन है? g। तो जो h है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा? g के। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑन मून विल बी इक्वल टू व्हाट? एक चीज कॉमन है यार, हाइट ऑन अर्थ और हाइट ऑफ मून का अगर निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? g ऑन मून के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों में कांस्टेंट सेम है, तो वो कट जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा? हाइट ऑन मून डिवाइड बाय हाइट ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू g ऑन अर्थ अपॉन g ऑन मून। बाकी सब कॉमन है, वो कट जाएंगे, तो हाइट ऑन मून विल बी इक्वल टू व्हाट? हाइट ऑन अर्थ इनटू ge अपॉन gm। खत्म। ठीक है, और वैसे मैं डायरेक्टली कर सकता था 6 टाइम, लेकिन मैंने कहा आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये हो जाएगा हाइट ऑन अर्थ इनटू g अपॉन 6। मैं डायरेक्टली इसको बोल सकता था 6 टाइम्स ऑफ he, लेकिन मैंने सॉल्व करना सोचा कि ठीक रहेगा समझ के लिए। आंसर तो 3 पहले भी पता था, आंसर तो उसी टाइम में पता था जब मैंने g/6 बोला था। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो क्लियरली है कि 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम्स हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो गया? चलो ठीक, आगे बढ़ जाए। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी एक चीज बताओ, इसके पहले ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है तुमने। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था बताइए? 2-3 बार पढ़ लिया ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हम अगर किसी पॉइंट P तक लेकर के आते हैं जिसकी डिस्टेंस r है ना, तो जो वर्क डन किया वही हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ध्यान से, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते जाओ। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a particle situated at point in some gravitational field, is defined as the amount of work done is defined as the amount of work done
to bring it from infinity to that point. So without changing its kinetic energy. ध्यान सुनना, जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है वो हर एक चैप्टर में, चाहे 11th में चाहे 12th में सेम है, बस तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत है। सब में हम लोग किसी न किसी चीज को, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से ब्रिंग करते थे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, और उसमें लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे हो गया, ठीक। फिर उन्होंने पढ़ा था, फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन फील्ड कौन सी हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। जितनी जगह भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, तुमने नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, उसमें कहते हैं रेस्ट एनर्जी होता है, हमने वर्क किया होगा तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। हर जगह पर एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन बस क्या कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है। यहाँ मास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हो जाता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। तो अगर आप फिजिक्स में ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी आपको प्रेशर नहीं आएगा। जैसे आज जब मैं पढ़ा था मॉडर्न फिजिक्स तो पूरी 11th लगा रहा था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, 9th क्लास की फिजिक्स से हमने पूरी पढ़ ली, ठीक है। अगर आप फिजिक्स को थोड़ा सा इलेबरेट करने की हिम्मत रखेंगे तो जिंदगी में बात मान लीजिए कभी भी रटना नहीं पड़ेगा और चीज़ें एकदम आसान लगने लगेंगी। तुम अगर रटना शुरू करोगे और रटने के मोड से ही तुमने दिमाग में रखा है कि फिजिक्स मतलब रटना, तुम जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर हो जाओगे तो नाम बदल लेंगे, कुछ भी कर लो, नहीं होगे। यहाँ जितना वैसे ही होता है ना, ये वो दीवार जिससे जितना लड़ोगे डर तुमको ही होगा। अगर तुम इस दीवार के साथ क्या करोगे, ट्रीटी कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत काम की, तुम्हें उल्टा ये डिफेंड करने लगेगा। तो फिजिक्स में कभी भी अगर देखोगे, मैं पूरे टाइम पढ़ाता हूँ, एक साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, मैं हर चीज़ को सिंपल कर देता हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें समझ में आ जाती है। क्योंकि चीज़ें जितना आप शांत दिमाग से और सिंपल तरीके से सुनेंगे सोचेंगे उतना ही सरल हो जाएगा। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, अगर जैसे तुमने इसको रटने के मूड से बैठो कि मुझे बस ये रटना है, मुझे ही समझना नहीं है, तो तुम इसको भी रटोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रटोगे, और जितनी बार पोटेंशियल जाएगी उतनी बार रटोगे, उतना ज़्यादा वेस्ट कंटेंट तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, उतनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे तुमसे झटके से मैंने पूछ दिया पोटेंशियल एनर्जी, तुम तीनों में से कुछ भी कन्फ्यूजन कुछ बोल दोगे। रीज़न क्या है कि तुम सुन नहीं रहे हो और समझ नहीं रहे हो। अगली बार अगर तुम समझे रहोगे, मैंने बोला ग्रेविटेशनल, तो तुम समझ जाओगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई, बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल बोलूँगा तुम कहोगे वर्क डन वाली बात आ गई। तीनों में सेम काम हो रहा है, ठीक है, बस हमें चेंज क्या करना है। फॉर्मूले जो बनते हैं वो भी सेम ही बनते हैं हर जगह, बस सिंबल आपको चेंज करने होते हैं। तो इतना आसान है चीज़ें, लेकिन वही बात है कि आपका कितना समझने का मूड है, बस। और बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने से कुछ नहीं होता इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो जितना शांत रहेगा, चंचल दिमाग से रहेगा और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगा, वो उतना अच्छा करेगा। जो ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, प्रेशर करेगा, वो बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकता इस सब्जेक्ट को। अगर देखोगे तो एक मेरा पोस्चर होता है, कितना भी भयंकर क्वेश्चन हो एकदम हो जाएगा। एक एटीट्यूड है एकदम नॉर्मल कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अपनी बात को, अपने आप को ये बताते रहोगे कि फिजिक्स मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तुम कभी भी इस प्रेशर से निकल नहीं पाओगे, ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं कर पाता हूँ, मैं सिखाता भी यही हूँ। अगर मैं कोई भी आज तक इतने चैप्टर पढ़ा ली, कहीं ऐसा लगा जो हम लोग के हाथ पैर फूल रहे हो, और ऐसा फील भी नहीं होगा, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। रीज़न क्या है कि एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये कुछ भी होगा, इतना भी नहीं है कि हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम समझने के मोड से ही पढ़ाते हैं और समझाने की मोड से ही तुम लोगों को ट्रेन करते हैं। अगर तुम ना समझो और तुम सोचो कि हम इसको वीडियो से देख लेंगे सर की, तो वीडियो तुम देखोगे नहीं। फिर तुम सोचो कि हम चलो किताब से पढ़ लेंगे और रट लेंगे, तो भाई तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं, ठीक है। और जब तुम किताब में पढ़ोगे तो तुम्हें वही चीज़ जो मैंने बहुत हल्के में बताई है, तुम्हें वहाँ लगेगा ये क्या ही लिखा हुआ है। क्योंकि अगर इतना समझ पाते तो फिर वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ लो, ज़रूरत क्या है मेरी, मैं तो खुद ही कहता हूँ। तो ये बात समझो कि अगर फिजिक्स में अच्छा करना है तो एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज नहीं करोगे तो फिजिक्स नहीं होगी। कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करोगे, कैलकुलेशन करके ही आएगी, और कोई तरीका
नहीं है। अगर उससे तुम भागते रहोगे, सोचोगे कि यार मेरे को सारा फॉर्मूला पता है, मुझे ये पता है, मैं ये कर लेता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन तो रह जाती है, तो उससे तुम जितना बचोगे उतना ज़्यादा वो तुम्हें परेशान करेगा, उतना ही वो डर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, और जब भी तुम एग्जाम में बैठोगे तो वही डर तुम्हारे पे कंट्रोल कर लेगा और फिर तुम एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जैसे अपने आप को ट्रेन करोगे थ्रू आउट द ईयर, वैसा ही आउटपुट तुम दोगे। अगर तुम पूरे साल कभी न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हो, पूरे साल तुम थ्योरी पढ़ते हो, तो भाई तुम थ्योरी वाले क्वेश्चन में अच्छा करने वाले हो पेपर में। इसमें कुछ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो जाऊँगा न्यूमेरिकल फोड़ दूंगा, वहाँ तुमसे हिलेगा नहीं। क्लास में तो तुमसे हिल नहीं रहा है, वहाँ जाकर कैसे हिल जाएगा? क्लास में जब तुम पेन चलाने से डर रहे हो, तुम वहाँ कैसे चला लोगे? जब तुम क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डर रहे हो, जब तुम्हें कैलकुलेशन से भाग रहे हो, तुम कैलकुलेटर लेके बैठ जा रहे हो या तुम अवॉइड कर रहे हो कि सर कर देंगे, तो भैया वहाँ पर भी यही होगा। जैसा ट्रेन करोगे वैसा ही हाथ चलेंगे। हाथ ट्रेन नहीं रहेंगे तो वहाँ नहीं चलेंगे, हाथ ट्रेन रहेंगे तो ऑटोमेटिक चलेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम क्वेश्चन करके आगे निकल जाओगे। यही होता है। तो हम ट्रेनिंग के दौरान ध्यान नहीं देते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम काउंट करते हैं कि ट्रेनिंग में इन्वॉल्व तो है, जैसे आप सब इन्वॉल्व हैं ट्रेनिंग में, 4 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास, तो साइकोलॉजिकली यू आर थिंकिंग कि यार मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, ठीक है। क्लासरूम में बैठ जाना इज नॉट लर्निंग, बैठ के इन्वॉल्व होना लर्निंग होता है। और इन्वॉल्व तब हो गए जब तुम खुद ही से तुम्हारे क्वेश्चंस पुट अप होने लगेंगे, तुम्हें खुद प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, वो दिख जाता है। कॉपी करने से नॉलेज नहीं होती है। कॉपी करना होगा तो तुम्हें नोट्स दे दें, तुम जाके घर पे कॉपी कर लो। कॉपी करना इज नॉट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ही होता है सिर्फ लर्निंग, और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है कि आपको न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैं समझा रहा हूँ, तब वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब एक बार वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो वैसे 10 क्वेश्चन आप कर लोगे। आपको डिवीजन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो डिवीजन आप कर करके सीख सकते हो। जो चीज़ रेक्टिफिकेशन में आती है वो होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कितना भी गधा बच्चा हो सब सीख जाता है, बस उसको क्या कहते हैं, किसी को 10 क्वेश्चन लगाने होते हैं, किसी को 100 लगाने होते हैं, किसी को 100 बार करने में आता है, किसी को 10 बार करने में आता है। लेकिन इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस पता है कहाँ पर है? क्वेश्चन को समझ के गिवन निकाल लेना, क्वेश्चन समझ के फॉर्मूला कौन सा लगेगा एक बार में क्लियर कर लेना। असली चीज़ यहाँ है, असली चीज़ समझना कि टॉपिक तो पढ़ लिया, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उसका तरीका ये है, टॉपिक पढ़ लिया तो उसके 4 फॉर्मूले बन रहे हैं, चारों रट के बैठने से नहीं होगा, चारों समझने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट हो जाएगा पता नहीं है ना। तो उसके लिए जब जिसके पास कंसेप्ट होता है, तो जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तो हम बताते हैं देखो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इसके बाद ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये बात तुम नहीं सुनते हो, तुम नोट्स कर लेते हो, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हें जब तुम बैठते हो रिविजन करने, वो 3 फॉर्मूले याद कर लिए, लेकिन जब लगाने की वजह से तुम सोचते हो ये वाला भी लग रहा है, ये वाला भी लग रहा है, ये वाला लग रहा है, तो तुम यही सोचते रह जाओगे कौन सा वाला नहीं लगाना है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। तो फिजिक्स में अच्छा करने का बहुत सिंपल तरीका भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका भी। जैसा अपने आप को बना लोगे वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। और इसको अवॉइड करना मतलब गुनाह है, क्योंकि आप इससे बचोगे नहीं कितना भी कर लो। या तो फिर आप जानते हो कि सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं या नहीं होना चाहते हैं, तो अभी आप बचोगे नहीं। तो वही बात हो गई, ये वो दवा है जिसको आज खाओ चाहे कल खाओ, खाना तो पड़ेगा। तो मैं तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको, जैसे केमिस्ट्री, तो उसको सबसे ज़्यादा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा उसको टुकड़ों में कर लो। उसको एक बार में नहीं खा सकते हैं, तो मतलब रोज़ पढ़ रहे हैं, 15 मिनट पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि एकाएक नहीं खाना पड़ेगा। एकाएक खाएंगे तो जो अच्छा खाना खाए थे वो सब उलट देंगे और वो भी निकल जाएगा साथ में। तो ये एक्चुअल में होता है। जब आप फिजिक्स के चक्कर में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम खराब पता है कैसे होता है, मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम खराब ऐसे होता है, जब एग्ज़ाम आने लगता है तो हम पागल होने लगते हैं कि भैया बायो पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, और लगता है यार हम इतने करीब आ गए सिलेक्शन के, और फिर अब हम सिलेक्ट नहीं होंगे कि फिजिक्स नहीं आती, तो हम फिजिक्स लेके बैठ जाते हैं। और फिजिक्स जब लेके हम बैठते हैं तो हमारा मूड एकदम डिस्टर्ब, और जब मूड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो जो चीज़ आती है वो भी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि एक अलग एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब जब तुम उसको लेके बैठते हो तो तुम पैनिक अटैक आने लगते हैं, यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरा केमिस्ट्री बायो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर तुम उसको छोड़ के भागो केमिस्ट्री बायो भागो, फिर वहाँ कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग वैसे ही ट्रेन हो रहा है, थोड़ा इधर खाया, थोड़ा इधर खाया और थोड़ा इधर खा रहे हैं। और जैसे ही तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा के इन्यूलेटर खड़ा हो गया, चलो भैया पेपर लो, तुम्हारा दिमाग फटा, प्रेशर तो सब पे आएगा। फिर तुम ये सोचोगे कौन सा खाए थे हम पहले, और उसी में जल जाएगी जलेबी। तुम सोचोगे पहले ये करें कि पहले ये करें, इतना एक्साइटमेंट और प्रेशर साथ में आएगा कि सब मिल करके निगेटिव नंबर लेके तुमको दे देगा।
यही होता है, हमेशा यही होता है। इसीलिए पूरा साल बीत जाता है समझा हम लोग को कि भैया सबसे ज़्यादा फिजिक्स पढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम किसी भी प्रेशर में होगे, बायो तुम्हें तब भी समझ में आएगी। तुम कितने भी प्रेशर में होगे तुम्हें केमिस्ट्री आ ही जाएगी एक सर्टेन लिमिट। लेकिन जब तुम प्रेशर में होगे, जब प्रेशर नहीं है तब तुम्हें समझ नहीं आ रही है फिजिक्स, जब तुम प्रेशर में होगे तुम्हें फिजिक्स समझ में आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो लेकिन हम लोग इमोशनल होते हैं, ह्यूमन बीइंग का बड़ा अच्छा नेचर है कि हम इमोशनल होते हैं, हमें क्या पसंद है वो मेरे दिमाग को ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो हम लोग बायो और केमिस्ट्री के पीछे हमेशा भागते हैं, और मैथ वाले जो है मैथ के पीछे भागते हैं, और वो फिजिक्स के पीछे भागते हैं अगर फिजिक्स अच्छी लगती है। नहीं तो केमिस्ट्री तो उनका भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो मैथ में तो केमिस्ट्री को लेकर प्रॉब्लम होती है हमेशा, और बायो में फिजिक्स को लेकर। तो आप लोगों को एक ही सलाह है कि अभी बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है? अभी भी अगर सुधरोगे तो समय आते आते अच्छे पे आ जाओगे लेवल पे, ठीक है? तो आप लोगों के पास तो बहरहाल जेई वालों के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं इतना, लेकिन नीट वालों के पास पर्याप्त समय है। अच्छी बात ये है कि नीट का एग्ज़ाम अच्छा मतलब मॉडरेट आता है, तो आपको टाइम भी पर्याप्त मिलता है। मई में एग्ज़ाम होगा, सब कुछ पहले से पता है, जनवरी में फॉर्म आएगा, तुम्हें कोई लाइफ में प्रेशर नहीं है। ये भी एक तुम्हारे लिए उल्टा बैकफायर करता है, कहीं ना कहीं तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और उसी में पूरा साल निकल जाता है। और जब इन लोग की प्रॉब्लम पता है क्या, इन लोग के पास इतना ज़्यादा सिलेबस है बायो का कि जब ये आखिरी में आएंगे तब ये इतना प्रेशर में रहेंगे, ये अच्छे सब्जेक्ट को लेकर भी प्रेशर में आ जाएंगे, कहेंगे हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये हमें आता है कि नहीं आता है, ये हमने सही किया कि नहीं किया। तो ये चीज़ें फिजिक्स, तब वहाँ पर आप कितना भी सोच लीजिए, कितना भी प्लान कर लीजिए कि आप फिजिक्स जैसे बेकार सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। जो आपको पसंद है वो तो पढ़ा नहीं जाएगा तुमसे उस टाइम पे, और जो नहीं आता है वो तो इसीलिए फिजिक्स कम से कम जो अब चल रहे हैं चैप्टर, सेकेंड पार्ट चल रही है, ये सब तैयार करने वाले चैप्टर है। एक बार में तैयार करो, फिर जो बचे कुछ रहेंगे फिर उसमें जाके देख लेंगे। मेरी कोशिश एक्स्ट्रा क्लास लेके रही है, मैं ये तो करता हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, कम से कम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मूले याद हो गए होंगे, कम से कम तुम्हें इंटरफेरेंस क्या होता है उतना याद हो गया होगा, कम से कम तुम्हें वेव ऑप्टिक्स का जो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ऐसा इजी टॉपिक है वो याद हो गया होगा। अगर अभी भी रिवीजन नहीं कर रहे हो भैया, तो भगवान भी तुम्हें नहीं करा सकते कुछ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से तुम्हें कंटेंट डिलीवर किया है उससे सरल, उससे स्लो तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। और अगर तुम जा करके अभी भी नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी बात। क्योंकि सेकंड पार्ट में तैयार करवा रहा हूँ तुम्हारी, तुम्हें सिर्फ रह जाएगा फर्स्ट पार्ट जो रिवीजन होगा, रिवीजन में तुम तैयार कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए इतनी क्लासेस ले रहे हैं और कोई बात नहीं, ठीक? क्योंकि केमिस्ट्री बायो तो तुम पढ़ ही लोगे। चलिए, तो ये था थोड़ा बहुत। तो इसमें फॉर्मूला बनाइए, कैसे बनाएंगे भाई? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? U ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? G कैपिटल M जो बड़ा मास है बॉडी का, और अपॉन R। R स्क्वायर होता है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू जो भी डिस्टेंस होती है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब शॉर्टेज, जिससे मतलब कि ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R नीचे से कट जाएगा, है ना? तो बस यही होता है, इसीलिए GM और R इसका फॉर्मूला होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? लिख लो। अब यहाँ पर हमेशा नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये लिख लीजिए। लिखिए, नेगेटिव साइन शोज द बाउंडनेस ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, डन। लिखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखिए, डायमेंशन लिखिए इसका। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? कौन बताएगा? इतना आसान तो है इसका डायमेंशन निकालना। जी का डायमेंशन क्या होता है, याद है किसी को? जल्दी करिए। ml2t-2 आएगा इसका। क्या आएगा? ml2 कैलकुलेट कर लोगे कि करना है मुझे? अगर नहीं आता तो पूछ लो, बता देंगे।
जी का निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो एफ आर स्क्वायर से क्या बन जाएगा mlt माइनस 2 और आर स्क्वायर होता है L2 और नीचे क्या है kg स्क्वायर यानी कि m2 स्क्वायर। तो एक m माइनस 1 बन जाएगा, L3 बन जाएगा और t माइनस 2। फिर वहाँ से इसको करोगे तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अगर हमने किसी भी पार्टिकल को कहाँ प्लेस कर दिया, एट द सरफेस ऑफ द, जो आपका बिगर मास, जैसे अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, फटाफट लिखो। अब बात करते हैं कि अगर एक से ज्यादा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसमें क्या होगा, ये तो नोट कर लोगे ना, फिगर बना लेना फिगर। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल है, तीनों का क्या होगा एक एक करके हमें पेयर निकालना पड़ेगा। और यू सिस्टम का क्या आएगा, यू सिस्टम क्या हो जाएगा, यू सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट बताइए, u1 प्लस u2 प्लस u3, इतना ही करना है, u1 प्लस u2 प्लस u3। पहला पेयर क्या है ये वाला बच्चे, दूसरा क्या है ये, तीसरा क्या है ये। ठीक है, तो 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले के लिए आंसर क्या जाएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r1 प्लस माइनस जी m2 m3 अपॉन r2, और तीसरे में क्या हो जाएगा बच्चा माइनस जी m3 m1 अपॉन, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन है ना, तीनों का सम करेंगे तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट लिखना है तो यू सिस्टम इज इक्वल टू बताइए माइनस जी m1 m2 अपॉन r1 माइनस जी m2 m3 अपॉन r2 माइनस जी m3 m1 अपॉन r3। ये हो गया फॉर्मूला। इसका मतलब है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन मतलब कि इंडिविजुअल पेयर का सॉल्व करिए और सबका रिजल्टेंट निकालना है तो सबको ऐड कर दो, यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब अगर हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ r हो जाएगा, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना था r। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से एक r कट गया, ये बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन मैंने किया नहीं था इसलिए मैंने वहाँ करके दिखा दिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए, to find the change in potential energy of a body or work done to raise a particle of mass m to height h above the surface of the system। ये एनिमेशन में बस ये दिख रहा है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। जब सरफेस पर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है जीरो, और जब सरफेस से हाइट h तक जा रहा है तो क्या हो जा रहा है मैक्सिमम। ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर नीचे हो रहा है ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, जब सबसे ऊपर है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं, बगल में जो बना हुआ है जो आपका अर्थ क्रस्ट बना हुआ है और एक सरफेस पे मास रखा है स्मॉल m, जिसको हम एक हाइट h तक क्या कर रहे हैं ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर चेंज इन आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है वो दिख रहा है उसमें। ठीक है, कैसे सरफेस पे निकालने के लिए अभी पीछे डिराइव करके आए थे, क्या था माइनस जी कैपिटल M क्या है, बड़े जो आपका अर्थ क्रस्ट है उसका मास है, स्मॉल m जो पार्टिकल का मास है अपॉन जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सेंटर की दूरी कितनी है रेडियस। ठीक है, सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है तो ये जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और फिर हम एक हाइट s तक जाएंगे तो ये डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर r प्लस h हो जाएगा। दोनों में और कुछ चेंज है क्या, नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल निकालनी है तो क्या करेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कर डालिए और देखिए क्या आता है आंसर। मैं करूँ यहाँ पर, ठीक है देखो, एट सरफेस क्या हो जाएगा, u इनिशियल माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इक्वेशन नंबर 1, u फाइनल विल बी इक्वल टू एट हाइट h, हाइट h क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल
दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच प्लस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, मैंने क्या किया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया भैया, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, कॉमन क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन आर प्लस एच और ये बचेगा प्लस वन अपॉन आर। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना है, सिंपल एलसीएम, आर इंटू आर प्लस एलसीएम आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, एक बार प्लस आर प्लस एच आ जाएगा, माइनस आर प्लस ये कट जाएगा, बचेगा एच अपॉन आर इंटू आर प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आर को डिनोमिनेटर में कॉमन लेने वाला हूँ, जी कैपिटल में स्मॉल है अपॉन इंटू एच भी है, अपॉन मैंने आर कॉमन ले तो आर एक बाहर था, आर कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा वन और एच की जगह क्या जाएगा, एच अपॉन आर, क्योंकि जहाँ पर होगा वहां से निकल जाएगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहां पर डिवीजन चला जाता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया सबका, अब देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला एट सरफेस पे क्या होता था, जी कैपिटल है मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसमें मैंने एक स्फीयर लिया है, मैंने अर्थ नहीं बोला है, तो उसका जो भी मास होगा, ठीक है, इनटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अपॉन जो भी रेडियस का स्क्वायर होगा, सिंपल डेरिवेशन। तो ये आ गया आपका, मैंने जी एम अपॉन आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मुझे क्या मिल गया, यहाँ देखो स्मॉल जी एम स्मॉल एच अपॉन मैंने 1 प्लस एच अपॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर लिखा हुआ है mgh, ऊपर क्या लिखा हुआ है mgh, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया भाई, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, यही तो है हमारा वर्क डन। कैसे, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम याद करो, वर्क पोटेंशियल थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी, यही तो होता था ना, और दो ही थ्योरम पढ़ाए थे, एक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, एक वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, दोनों में हमने यही सीखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क हो रहा है उसके बराबर हो जाएगी, तो इतना ही करना था, जिसका मतलब हो गया कि हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन की वैल्यू निकाल ली, हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन की वैल्यू, तो हमें वर्क डन मिल गया कितना, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। अब देखना ध्यान से, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, w इक्वल टू mgh, यही फॉर्मूला आप रटते आ रहे होंगे नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इफ h इज इक्वल टू रेडियस, अगर h क्या हो जाए, r के बराबर, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सर, इस बार हम कुछ नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा mg इंटू कैपिटल R और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, ये क्या हो जाएगा बेटा 2, तो आंसर क्या आ गया mgr बाई, लो ये दूसरा फॉर्मूला, अगला पढ़ते हैं, हो गया, चलिए देखिए, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल टू अ हाइट h, किसी भी पार्टिकल को हमें कह रहे हैं कि भैया हाइट h तक प्रोजेक्ट करना है, तो हमें कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, तो कैसे करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है सिस्टम की, कंजर्व, पूरा वर्क पावर एनर्जी लग रहा है इस पूरे टॉपिक में, ध्यान से करना, ठीक है,
पूरा वर्क पावर एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो यूज कर रहा हूँ बार बार। मैंने क्या क्या यूज किया है, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार बना के लिख लो रिलेशन के लिए, ताकि बाद में बता रहे कि हम लोगों ने कैसे किया था। और अब मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कहती है कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कंजर्व्ड रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि आपका किसी एक स्टेज पर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, लेकिन बिटवीन चेंजिंग पोटेंशियल टू काइनेटिक जो बीच का हिस्सा होता है वहां पर काइनेटिक भी एग्जिस्ट करेगा और पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे टाइम पर टोटल सम हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर बना रहेगा। यही तो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं COME, conservation of mechanical energy on the surface and height h। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, इनको सम को ही तो कहेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, इनका सम भी किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के ऊपर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो इनिशियली हमने उसको v वेलोसिटी प्रोवाइड करी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट सरफेस पर होगा तो उस समय उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से कितना होगा, r, हो जाएगा माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू, जब वो हाइट h पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस gmm अपॉन r प्लस, यही तो होगा ना। हमें निकालना था v, तो हम v को छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। सॉल्व कर डालिए, मुझे बताइए क्या आ रहा है। वन बाई टू mv स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h। फिर से कॉमन लेकर के एलसीएम निकाल लो, तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h, एलसीएम आ जाएगा r इंटू आर प्लस h। सबसे आखिरी में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m, वैसे स्मॉल m तो कट गया है। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर r इंटू आर प्लस, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा r प्लस h माइनस r और कट गया, कहीं ना कहीं फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे। जी कैपिटल M यहाँ आ जाएगा h अपॉन, फिर से मैंने r स्क्वायर कॉमन, r कॉमन लिया तो बन गया क्या, r स्क्वायर, एक r पहले से था, जाएगा 1 प्लस h अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ से बचा 2, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल M स्मॉल h अपॉन r स्क्वायर, gm r स्क्वायर को मैं लिख दूंगा स्मॉल g, 1 प्लस h अपॉन r, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्मॉल g h अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। यही तो बनेगा। किसी को डेरिवेशन समझना है तो पूछ लेना। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। आया कहाँ, यहाँ, इसको ये माइनस में था भैया, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में पहले से था तो एज इट इज रहेगा, तो जाएगा प्लस gmm अपॉन r माइनस gmm अपॉन r प्लस h। फिर यहाँ से g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h। एलसीएम लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कि r प्लस h ऊपर चला जाएगा, और r प्लस h से करेंगे तो r ऊपर चला जाएगा। तो फिर भैया यहाँ पर हमने r प्लस h माइनस r किया तो r कट गया, बचा h, नीचे r इंटू आर प्लस h बचा, और इधर क्या था, इधर हाफ mv स्क्वायर था, स्मॉल m इधर भी था इधर भी था, डिवाइड कर दिया, बचा क्या 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल gm, और यहाँ बचा था h, और नीचे क्या गया r इंटू आर प्लस h। मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया, मैंने अंदर से r कॉमन लिया तो एक बाहर r था, r इंटू आर क्या हो गया r स्क्वायर
ये बन गया 1 प्लस एच अपॉन आर। ठीक, अब ध्यान से देखना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने स्मॉल जी से रिप्लेस कर दिया भैया, तो हमने वो भी यहाँ पर पुट किया है, यहाँ पर सीधे। ठीक है, तो पहले मैंने इसको सब कुछ रीअरेंज कर लिया, यहाँ एक को 2 नीचे था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो न्यूमरेटर में आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2 कैपिटल जी एम एच अपॉन आर स्क्वायर इनटू 1 प्लस एच अपॉन आर। अब मैंने कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर को स्मॉल जी बना दिया, और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट 2 स्मॉल जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। ठीक भैया, ये है डेरिवेशन। और बताओ, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हमने कह दिया कि h बहुत छोटा है तो फिर से वही बात घूम फिर पहुंचेगी, क्या बन जाएगा? v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कहाँ पढ़ा था? मोशन की प्लेन के अंदर, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के अंदर, वही आएगा घूम फिर के। देखना, जब आपका h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, r बहुत बड़ा है अर्थ के केस में, है ना, तो वो 0 के आसपास आएगी, 0.000 कितनी आएगी तो उसको हम मान लेंगे 0। तो 1 प्लस 0 होता है 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट 2gh। आगे बढ़े? नो सर, लिख ले भाई। हो गया, ये हो गया है। To find the maximum height attained by a body when it is projected with velocity v from the surface of the earth। पिछली बार हम लोग को क्या निकालना था? वेलोसिटी। इस बार हमें क्या निकालना है? हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से पता है कि हमारे जो वेलोसिटी है वो v है, जिससे हमने प्रोजेक्ट किया है, और हमें क्या चाहिए? h चाहिए। तो हमें डेरिवेशन करना ही नहीं है। हमारा v स्क्वायर का फॉर्मूला था, क्या था? 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन, पूरा रीअरेंज करके h के फॉर्म में बना लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंज कर डालो ना इसको। ये लड़की सोती रहती, क्या हो गया तेरे को? तू सो क्यों रही है? हैं? नींद आ रही है तुझे? ले भाई, मैं कर दे रहा हूँ, इसको उधर फेंक दे, इसको कॉमन मत लेना इस बार, क्योंकि h कॉमन लेना है। h कॉमन ले लो बेटा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ h कॉमन लोगे तो बचेगा 2g माइनस माइनस v स्क्वायर अपॉन r। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला कैसे दिखेगा? v स्क्वायर r अपॉन 2g r माइनस v स्क्वायर। ये हो गया तेरा फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगला टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल पोटेंशियल लिखिए। ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ मटेरियल around a material body can be described not only by gravitational intensity, not only by gravitational intensity Ig, but also by scalar function, but also by scalar function the gravitational potential V, the
लिखिए रोटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट of work done by external agent in bringing a body of unit mass from infinity to that point without changing its kinetic energy. V is equal to हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट हो गया। ठीक है, बना लेना फिगर। देखा जाए तो मेन चीज यहाँ से हो रही है, बाकी चीजें समझने के लिए है बस। ये यहाँ से लिखिए पॉइंट P की दूरी कितनी है इससे x है ना, x डिस्टेंस पर है, ठीक है। लिखिए इसको, और हमने क्या किया है, ऑन यूनिट मास लिख दिया। ऑन यूनिट मास क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, अब इसके वर्क कर रहे हैं, इसको कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम? r दूरी तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे लिमिट क्या लगेगी भैया? इन्फिनिटी से r। हमने एक इंस्टेंट पे लिया है, तो अगर हमने बोला स्मॉल वर्क डन जो हुआ, अगर हमने स्मॉल dx उसको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, तो f इंटू dx हो जाएगा ना भैया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? g कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब इस पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हमें टोटल वर्क डन लगाना है, हमने किसी एक इंस्टेंट पे लिया है टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास पॉइंट P, इंटीग्रेशन ऑफ dw एक्सटर्नल, कहाँ से? 0 से टोटल तक, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ gm अपॉन x स्क्वायर dx, यहाँ क्या जाएगा? इन्फिनिटी से सॉल्व करिए, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर, बिकॉज ये न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस साइन लेके जाएगा कि नहीं आएगा? तो जाएगा माइनस जी एम अपॉन, यही हो गया फॉर्मूला। -2 + 1 होता है -1, और क्या हो जाएगा आपका? -2 + 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1, तो -1 वहाँ से आ गया।
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया, x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला यूज किया। चलिए, तो वर्क डन इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। अभी क्या कर दिया मैंने, इन्फिनिटी बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम है, कैसे, निगेटिव से बड़ा होता है जीरो, निगेटिव है ना, माइनस जी एम अपॉन आर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि जीरो तो हमेशा बड़ा रहेगा बाकी सारी वैल्यू से। इफ आर इज कैपिटल आर ई क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, देन v बन जाएगा v सरफेस माइनस जी एम अपॉन, ग्राफ समझाएंगे बेटा, टेंशन मत लो। ग्राफ के लिए स्लाइड अलग करेंगे क्योंकि अभी ग्राफ तो कुछ पढ़ा नहीं है, रुको यहीं पर हम जगह बनाते हैं, ग्राफ हम आगे कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो ये देखिए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है ना जगह लिखे हुए हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई डॉट, क्योंकि v एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको स्केलर बना दें, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया जाए, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू जाएगा माइनस आई वेक्टर डॉट, dr वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ जो भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ स्फेरिकल लिया हुआ है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन स्केलर फॉर्म लिखा हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है।
अब पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। एक बार सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे, एक बार स्फेरिकल शेल, और पूरा डेरिवेशन करेंगे। हम लोग ने क्या डेरिवेशन किया था, हम याद करा देते हैं। हम लोग डेरिवेशन किया था फोर्स का, है ना, कि जब हम अर्थ क्रस्ट के बाहर रहेंगे, सरफेस पर रहेंगे, और जब अंदर चले जाएंगे तो फिर फोर्स में क्या वेरिएशन आएगा। मैंने पूरा डेरिवेशन सिखाया था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कैसे एम डैश केवल निकालते थे, है ना। तो वहाँ एम आर अपन आर क्यूब आता था, याद करो। चलो हेडिंग लिख लो पहले। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेप, ड्यू टू आते यार, देखिए क्या होगा बेटा, इसमें 3 केसेस हो जाएंगे। केस 1 आउटसाइड सॉलिड स्फीयर बना देता हूँ ना मैं। ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस कर सकते हैं हम लोग बाहर, है ना, जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r स्मॉलर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द क्रस्ट, है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर। दूसरा क्या होगा, एक बार इसकी प्लेस कर देते हैं, है ना, एट द सरफेस। ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस हो जाएगा स्मॉलर लेस देन कैपिटल आर होगा, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और पहले वाले केस में यही तो दिन होगा। डायग्राम एक ही बना दिया। तो केस 1 आर इज ग्रेटर देन, तो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन व्हाट, आर। यही तो होगा ना। सेकंड केस v इज इक्वल टू, ये करने में कितना टाइम लगेगा आपको, करना है तो आखिरी वाला करो। आखिरी वाला करो आप लोग, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये आखिरी वाला जो ये -3gm अपॉन 2r आ रहा है, ये प्रूफ करेंगे। कैसे आएगा देखो, थर्ड r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो मास जो है वो चेंज जाएगा बेटा, मास ही तो निकालना है, बाकी सब तो आप कर ही लोगे। मास निकालिए। ये आएगा आपका, आना चाहिए, ये आप करना, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा। क्या 3r इस पर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। यही आया क्या, किसका आ गया, किसी का आया, सॉल्व ही नहीं किया। क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, करो सॉल्व, है करिए, जल्दी करिए। लिखिए। इसके बाद ये होमवर्क है, चलो छोड़ो, नहीं करेंगे, करा चुके हैं एक बार इसको ऑलरेडी।
इस बार करके आओ तो तुम। It is clear that V is minimum at center. क्यों? तब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, तो ये बन जाएगा 3gm अपॉन 2r. ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3 at center 3gm अपॉन 2r. यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लिख लो, सिंस r इज इक्वल टू 0. यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा. अगर V सरफेस से कंपेयर करें तो V सरफेस क्या होता है? gm अपॉन r. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन V सेंटर इज दैट 3/2 ऑफ V. चलिए, अब शेल तो सबसे आसान है. शेल तो सबसे आसान है. क्यों? शेल में अंदर क्या होता है? खोखला. तो उसमें क्या हो जाएगा? सरफेस वाला ही आखिरी तक रहेगा. अब करें आगे. देखिए, फॉर स्फेरिकल R greater than R, 5 छोड़ देंगे. 5 पहले दो तो सेम रहेंगे. क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर V inside is equal to V लिखिए, पोटेंशियल इन इज सेम एवरीवेयर एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, वही बात होगी, इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल अपॉन, ये लिख लो. पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, याद रखना. जब आप क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव कर्व ग्राफ समझ लो भैया. ठीक है, सेंटर पे सबसे कम वैल्यू आती है -3gm अपॉन 2r. तो यहाँ शुरू हो रहा है. तो देखो r की वैल्यू क्या है इसमें? स्मॉल r वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बन रहा है. तो स्मॉल r क्या है? 0. ये हो जाएगा वो पॉइंट -3gm अपॉन 2r. ठीक है, 0 कॉमा ये पॉइंट हो गया. ये सरफेस पे यहाँ क्या जाएगा? r कॉमा स्मॉल r क्या हो जाएगा? r के बराबर -gm अपॉन r. कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? ये बहुत डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर. इन्फिनिटी वाला केस, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो v क्या हो जाएगा? 0. तो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है. तो ये कैसा? ये कांस्टेंट करोगे? नहीं, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ. नेक्स्ट वाले ग्राफ में क्या है भैया? इनसाइड कहीं पर भी चले जाओ, 0 पे भी रहेगा और सरफेस यहाँ तक एक सेम वैल्यू चल रही है. ठीक है, दैट इज -gm अपॉन r. उसके बाद वापस ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 0 की तरफ v की वैल्यू चलेगी. खत्म. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी. हेडिंग डालो, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी. लिखिए एस्केप वेलोसिटी. हेडिंग लिखिए एस्केप वेलोसिटी. It is the minimum velocity required for an object to
to escape the planet's gravitational field. To escape the planet's gravitational अगर इससे कम वैल्यू होगी तो आप एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। लेट अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m leaving the surface of planet of radius r and mass capital M. With escape speed when projectile escapes to infinity, it doesn't have kinetic energy or potential energy, ठीक है। तब ना काइनेटिक होगी ना पोटेंशियल। देन बाई COME क्या हो जाएगा 1/2 mv² प्लस क्या हो जाएगा माइनस सरफेस के ऊपर क्या है माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू 0 प्लस क्योंकि फाइनल स्टेज कहाँ है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 v² इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर। मैंने स्मॉल एम को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, ठीक है बेटा। अब 2 को से इधर भेज देंगे तो जाएगा BE इज इक्वल टू अंडर रूट 2g कैपिटल एम अपॉन आर। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये तो किसके लिए फॉर्मूला हो गया एस्केप स्पीड का फॉर्मूला या वेलोसिटी का फॉर्मूला एट द सरफेस। लेकिन अगर मैंने कहा कि हाइट s से मैंने इसको आगे भेजा तो क्या हो जाएगा बस, ठीक है। इफ प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h क्या हो जाएगा BE is equal to root 2g कैपिटल M। इसको हम कह सकते हैं रूट 2g कैपिटल M अपॉन हो गया। चलिए नेक्स्ट एस्केप स्पीड। चलो ठीक है आज के लिए इतना ही क्योंकि 5 बज गया है और सर को पढ़ाना है, तो ठीक है आज इतना ही पढ़ते हैं। कल अपन पढ़ेंगे एस्केप एनर्जी के बारे में, ठीक है। और
कल एक काम करना तुम लोग 11th वाले स्पेशली, तुम लोग 2 बजे आ जाना, ठीक है? और 2 से 3 पढ़ाएंगे क्योंकि शाम को मेरी कोई क्लास कल नहीं होगी, ठीक है? और परसों भी मेरी शाम को कोई क्लास नहीं होगी। इवन मंडे को भी मेरी क्लास हो सकता है ना हो क्योंकि मैं रहूँगा ही नहीं, ठीक है? तो मंडे ट्यूसडे को हम लोग मिल सकते हैं, मंडे को भी मिल सकते हैं। अगर मंडे को आ गया मैं टाइम से तो फिर ठीक है, शाम को मिलेंगे, नहीं तो ट्यूसडे को, ठीक है? तो कल आप लोग 2 बजे आ जाइएगा, ग्रेविटेशन कल ख़त्म करना है, ठीक है? हाँ, अब कल ख़त्म हो जाएगा। हम लोग ने 80% ख़त्म कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है? मॉर्निंग में जो 12th की चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है?